कश्मीर का नाम आते ही हर किसी के जहन में यहाँ के ऊंचे पहाड़, झील, झरने और खूबसूरत मनाजिर गश्त करने लगते हैं। जहां कुदरत ने इस सरजमीन को बेपनाह हुस्न से सजाया है, वहीं यहाँ की हैंडक्राफ्ट्स में भी यहाँ के लोगों ने ऊंचा नाम कमाया है। चाहे वो यहाँ के कॉपर वर्क हो, यहाँ की पेपर मशी हो, कालीन सनत हो, शाल बाफी हो या क्रिवल वर्क हो। तो नाजरीन, आइए डालते हैं यहाँ के हैंडक्राफ्ट्स पे एक नजर। कश्मीर और दस्तकारी का साथ सदियों पुराना है। कालीन हो, शॉल हो, पेपर माशी या फिर दीगर मसनूआत, पूरी दुनिया में कश्मीर की ये मसनूआत हाथों हाथ बिक जाती हैं। कुछ साल कबल तक दस्तकारी ही जम्मू कश्मीर की आमदनी का वाहिद जरिया था। कश्मीर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दस्तकारी सन्नत के साथ वाबस्ता है। कश्मीर में एक दहाई पहले तक पुराने शहर के कई इलाकों में सुखाने के लिए डाली गई चेन स्टिच, क्रिबल, नमदे वगैरह पुलों की रेलिंग और दीवारों पर नजर आया करती थी। यहाँ की दस्तकारी अमीर कबीर हजरत मीर सैयद अली हमदानी के साथ ही वारिद कश्मीर हुई है। ये कहते हैं कि जब मीर सैयद अली हमदानी अलैहि रहमा ईरान से यहाँ तशरीफ लाए, कुछ उनके साथ कारीगर थे, कुछ उनके साथ काम करने वाले थे। उन्होंने यहाँ कुछ दस्तकारियों को रिवाज दिया, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने यहाँ के जहनों की साइकिल तो की होगी, लेकिन बुनियादी मवाद हमारे यहाँ मौजूद था। कुछ लोग कहते हैं कि शाल पहले से थी, अब इसी तरह से कितनी चीज़ें पहले से थीं, लेकिन एक बात है कि कश्मीर की मिट्टी ने, कश्मीर की खुशबुओं ने और कश्मीरियों के हाथों ने, कश्मीरियों की नज़ाकतों ने, कश्मीरियों की नज़ाकत हिस्स ने इन दस्तकारियों को ऐसी खूबियों से, ऐसे नक़ूश से आरास्ता किया है कि आज दुनिया के किसी म्यूज़ियम में जाइए, चाहे कोई चीज़ हो या न हो, वहाँ के लोगों ने कश्मीरियों का या कश्मीर का नाम सुना हो या न सुना हो, लेकिन उनके जितने म्यूज़ियम्स होंगे उनमें कश्मीर के आर्टिफैक्ट्स किसी न किसी सूरत में ज़रूर होंगे। कश्मीरी शॉल की दुनिया भर में एक अलग पहचान है। यहाँ की सरकारी तकारीब पर मेहमानों की इज्जत अफजाई के लिए शॉल बतौर एजाज पेश किया जाता है। वहीं यहाँ शादियों में दुल्हन को शॉल तोहफे के बतौर देने की रिवायत काफी पुरानी है। कश्मीर में शॉल बनाने का सिलसिला 13वीं सदी से ही शुरू हुआ है और ये सन्नत कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। कश्मीर में कई तरह के शॉल बनाए जाते हैं, जिनमें पश्मीना शॉल, कानी शॉल, शहतूस शॉल, जिस पर अब पाबंदी आयद है। ये शॉल चीरू के ऊन से तैयार किया जाता था, जो लद्दाख और तिब्बत के ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। वहीं पश्मीना लद्दाख में पाई जाने वाली पशम बकरियों से हासिल ऊन से तैयार की जाती हैं। औसत दर्जा के लोगों के लिए रफल का शॉल मकबूल था। हमारे पास वैली एड्स थे, कश्मीर एड्स थे। उनके अंदर एक था कि वो हम देखते थे तिल्ले के फेरन होते थे, तिल्ले के शॉल्स होते थे, और इवन जो वेडिंग्स होती थी आउटसाइड, उसमें तो कल्चरली कल्चर था। और उसके अलावा जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनकी जितनी भी वेडिंग्स होती थी वो शॉल्स चले जाते थे। आज से 20-25 साल पहले चल रहा था, लेकिन पिछले 20-25 साल से हमारे पास कोई चेक एंड मीन्स नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, जिस वजह से हम देखते हैं कि एक एक प्रोडक्ट जो है, एक एक आर्ट जो है, इस हेरिटेज इंडस्ट्री से जा रहा है। कश्मीरी कालीन की बात करें तो इसने दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना लिया है। हालांकि ईरान में कालीन बनाने की सन्नत मुनज़्ज़म है, ताहम कश्मीरी कालीन बैनुल अक़वामी सतह पर इन्हें टक्कर दे रहा है और कश्मीरी कालीन यूरोप, अमेरिका के अलावा कई ममालिक में काफी मकबूल है। कालीन की सनत कश्मीर में ईरान से आई है, ताहम इसके बावजूद कश्मीरी कालीन को ग्लोबल इंडेक्स मार्क हासिल हुआ है। वहीं कश्मीर का पुराना शहर दस्तकारियों का गढ़ रहा है। अमीरा कदल था, हबा कदल था, फतेह कदल, तो सेंटर था कश्मीर आर्ट्स का। ये जो शोरूम हुआ करते थे उसको थर्ड ब्रिज कहा करते थे। अंग्रेज़ लोग वहाँ आ जाते थे, सयाह लोग और दुनिया ग्लोब से आते थे वहाँ।
किश्तियों में आते थे, सवारियों में, टांगों पर आते थे। और फतेह कदल के बाद ज़ाना कदल, ज़ाना कदल के बाद आली कदल, आली कदल के बाद आता था नवा कदल, नवा कदल के बाद सफ़ा कदल। ये 7 पुलों का शहर था, ये हब था कश्मीरी दस्तकारियों का। गबा साजी थी, वुड कार्विंग थी, विलो वर्कस था, पेपर माशी थी, सोजन कारी भी थी, वाटर चिकन था। तो ये सारे क्राफ्ट जो थे इन्हीं 7 पुलों के लोग कहा करते, ये बनाया करते थे। अगर जितनी भी हमारी ये हैंडीक्राफ्ट्स की इकानमी थी वो उसके अंदर रील की हड्डी माना जाता था। नमदा आज की डेट में आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप हम देखते हैं, अपने बचपन में देखते हैं, हमारे पास जितने भी ये कदल थे, सफ़ा कदल, नवा कदल, बोहरी कदल, राजौरी कदल, ये इन पुल्स के ऊपर नमदे लटकते रहते थे सुबह से शाम तक। मतलब कहाँ है आज? अच्छा, आप अगर देखेंगे जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द पूरे लटकते रहते थे धूप के लिए, सुखाने के लिए। तो कश्मीर को भी वो एक कल्चरल टच था और एक ब्यूटिफिकेशन थी। बिल्कुल सुबह वो टंगते थे, शाम तक देखते थे। तो वो भी एक ऐसी अट्रैक्शन थी हमारे टूरिस्ट के लिए। कश्मीरी चेन स्टिच या क्रिवल वर्क की बात करें तो आरी से ऊनी, रेशमी या फिर सिल्क के कपड़े पर कढ़ाई करके यहाँ के कारीगर इसे बेमिसाल बनाते हैं। आलमी बाजार में सफेद कपड़े पर की गई क्रिवल वर्क काफी मकबूल है और इसके साथ क्रिवल के पर्दे और वॉल हैंगिंग्स को कारीगरी का बेहतरीन नमूना तस्वुर किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड अगर आप देखेंगे जितना भी टेक्सटाइल यहाँ करोड़ों अरबों में, मतलब हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना इसने प्रोड्यूस किया और कितना हमने एक्सपोर्ट किया, दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया। वेदर इट इज़ अ शॉल मटेरियल, whether it is a wool material, whether it is a pashmina material, whether it is a silk material, it's a cotton material, जो हमारे बेड कवर जाते, ये सारे इको फ्रेंडली मैकेनिज्म से बनते थे। और अफसोस की बात है कि ये इसकी हमने कदर नहीं की है। बदलते दौर के साथ कश्मीर की कारीगरी, कश्मीर की दस्तकारी सन्नत में बदलाव लाजमी है और इस समत में मरकजी हुकूमत की इमदाद से कई इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि कश्मीर की मईशत के इस अहम जरिए को मजबूत किया जा सके। जहां वज़ीर आज़म तरक्याती फंड के तहत पश्मीना के फरोग के लिए एक बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वहीं कालीन, पेपर माशी की बेहतर मार्केटिंग और डिजाइन बेहतर करने के सेंटर कायम किए गए हैं। We have seen the peak of 2000 crores जो हमारा, एंड इट इज़ ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। और हमने देखा है कि हमारा 2-3 साल से ये किस तरह डाउन जा रहा है, जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है। ऑलमोस्ट वी आर 40 to 50% डाउन। इन सब इक़दामात से जहां कश्मीर की दस्तकारी को एक नई जहत मिलेगी, वहीं दस्तकार दरमियाना दारों के इस्तेसाल से बच जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत की जानिब से हो रही कोशिशें कारगर हों ताकि कश्मीरी दस्तकारी की सन्नत को फिर वही मकाम हासिल होगा। यहाँ के दस्तकारियों में सरफहरिस्त है यहाँ का शॉल। शॉल यहाँ पे कई अक़साम के बनाए जाते हैं, जिनमें शहतूश का शॉल सबसे कीमती माना जाता था, हालांकि उसे बैन कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो अब भी मौजूदा ज़माने में यहाँ पे कानी शॉल, पश्मीना शॉल और रफल शॉल बनाए जा रहे हैं और इन पे बारीक कढ़ाई की जाती है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा होता है और ये मुल्की व गैर मुल्की बाज़ारों में हाथों हाथ बिकते हैं। शॉल इंडस्ट्री का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर मुनीर हुर्रा ने। मरकजी वजारत बराए टेक्सटाइल्स ने कानिहामा मागाम गांव को हैंडलूम विलेज के तौर तरक्की देने को मंजूरी दी है। कश्मीर में रवायती काली शॉल और पश्मीना को फरोग देने के लिए ये पहल की गई है। बड़गाम में जिला तरक्याती कमिश्नर तारिक हुसैन गनाई की सदारत में इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई। मीटिंग में प्रोजेक्ट के लिए एक्शन प्लान और काम की तकसीम का जायजा लिया गया। कानिहामा गांव हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफी मशहूर है। हैंडलूम के फरोग और इसे नए सिरे से आगे ले जाने की गर्ज से मरकजी सरकार ने ये कदम उठाया है। कानिहामा गांव जो है वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत मशहूर है। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला ले लिया है कि इसको हम मॉडल विलेज के तौर पर डेवलप करेंगे और जो भी फैसिलिटीज वीवर्स को चाहिए वो हम देंगे। उस गांव को
ओवरऑल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे वो सड़क है, चाहे ड्रेन्स है, चाहे हमें टूरिस्ट के लिए कोई जगह बनानी है वहाँ, उस सिलसिले में हम सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम करेंगे और उस गांव की जो ओवरऑल शेप है, शक्ल है, उसको हम थोड़ा फेस लिफ्ट करेंगे ताकि ये हम फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखा सके कि ये मॉडल विलेज है। माना जाता है कि बड़े पैमाने पर कानी शॉल तैयार करने की वजह से ही इस गांव को कानिहामा का नाम पड़ा है। ये भी कहा जाता है कि कानिहामा का पुराना नाम गुंड कानिहामा था। गुलाम मोहम्मद कानिहामी नामी शख्स ने कानिहामा में कानी शॉल और पश्मीना शॉल की सनत के फरोग देने में काफी अहम रोल अदा किया है। हमें और गांव वालों को भी ज़बरदस्त खुशी हुई है कि वो इस चीज़ का दर्जा कानिमा विलेज को दे रहे हैं। बेसिकली कानिमा विलेज जो है, कानी शाल का रिवाइवल यहाँ से हुआ है। मेरे वालिद मोहतरम थे जो बेसिकली पॉलिटिक्स से वाबस्ता थे थोड़ा, तो उन्होंने पॉलिटिक्स एक साइड में छोड़ के कानी शाल का रिवाइवल किया। कुछ लड़कों को यहाँ पे लेके आए, उनको ट्रेन किया, उन्होंने कानी शाल सीखा। आजकल वो मतलब नेशनल अवार्डीज़ हैं। कानी से ही बन गया है, कानी शाल से कानिहामा इसका नाम। ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन ये कागजों तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। कानी से कानिहामा में बहुत से लोमज है, बहुत से कारीगर है, इनको इससे बहुत सी मदद मिलेगा। मरकजी सरकार के इस ऐलान से मकामी लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। कानिहामा में बेशतर लोग कानी शॉल बनाने का हुनर जानते हैं। यहाँ काफी लोग आज भी इस काम से वाबस्ता हैं। हम शुक्रगुजार हैं जो ये हैंडलूम का ऐलान हुआ, हमें इससे फ़ायदा होगा। ये यहाँ तक आए, हमें उम्मीद है कि हम टूरिस्ट अब खुद यहाँ आएंगे, हमारा काम देखेंगे, हमारे जो शाल है वो खरीदेंगे, हमें उससे फ़ायदा हो। जो ऐलान हुआ ये कागजों तक महदूद नहीं होना चाहिए। मैं करीबन 30 सालों से इस काम से वाकिफ़ हूँ, मगर जो बड़ी बदकिस्मती है कि अब आज हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये काम बिल्कुल ज़वाल बेस्ता हुआ था। कि हम चाहते हैं कि अब जो ऐलान हुआ है कि इंशाअल्लाह हम भी, हमारे बच्चे भी थोड़े से एजुकेशन की तरफ जाएंगे, ताकि हमें जो रोज़गार मिलेगा इस पे, उससे बड़ी खुशी मिलेंगी हमें। उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जल्द काम शुरू किया जाएगा ताकि सन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा फरोग हासिल हो। उम्मीद है कि कश्मीर के दस्तकारियों का यह सफर आपको पसंद आ रहा होगा। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार जल्द हाजिर होते हैं। कुदरत की बेहतरीन कारीगरी का नमूना है कश्मीर, जिसे कुदरत ने बेपनाह हुस्न से सजाया और संवारा है। वहीं बात करें तो यहाँ के लोगों ने आसपास फैली इस खूबसूरती से नकूश लेके उसे यहाँ के कपड़े, यहाँ के बर्तनों और वहीं यहाँ के तांबे पे इस तरह से नक्काशी करके उसे सजाया है। और बात करें तो यहाँ की पेपर मैशी भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हालांकि ये सनत भी ईरान से यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको इस तरह अपनाया और आज ये कोई नहीं कह सकता कि ये सनत कश्मीर की अपनी नहीं है। कश्मीर की दस्तकारी को आलमी सतह पर एक अलग पहचान हासिल है। पेपर माशी का फन भी इन्हीं फनून में से एक अहम फन है। पेपर माशी को कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। ईरान से आए इस फन के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर में इस काम के साथ शिया फिरके के लोग ही मुंसलिक थे और 1975 के बाद सरकार ने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट कायम किया और इसके बाद जगह जगह इस काम को सिखाने के मरकज कायम किए गए, जिससे इसका फैलाव हुआ और इस काम को सीखने वालों में खासी तादाद खवातीन की भी थी। देखिए, ये एक्चुअली ये आर्ट ईरान का है, ईरान से यहाँ पे आए हैं। जब यहाँ पे वो पुराने ज़माने में, आज से 300-350 साल पहले जो ईरान से यहाँ पे लोग आते थे, वो ख़ास तौर पर जो वो इस्लाम को फैलाने के लिए आते थे, तो उन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें अपने साथ लाई थी। जैसे वाजवान भी हमारा वही का है, या हम पेपर मैशी कहेंगे या कारपेट का हम कहेंगे, वो भी उसी ईरान का ही है, पर्शियन का ही है वो। तो वो लोग, उन लोग ये वहाँ से आए हैं ईरान से। तो तकरीबन ये
اس کو وہ پیپر کو کوٹ کے پہلے اس کو پانی میں بھگونا ہوتا تھا اوور نائٹ, اس کے بعد اس کو کوٹ کے کچھ چیزیں بناتے تھے. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے ہمارے باکسز ہیں, فلاور واسز ہیں, ایلیفینٹس ہیں, جیسے اینیملز کے کچھ شیپس ہیں, کوسٹر سیٹس ہیں, فش, سارے باؤلز, فروٹ باؤلز, تمام جو اس میں وال پلیٹس ہیں, سارے اس میں سارے آئٹمز ہیں. اور یہ سارا A to Z اس کا جو بھی پروسیس ہے وہ سارا ہینڈ سے ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قدرت نے جس انداز سے وادی کشمیر کو خوبصورت بنایا ہے, یہاں کے کاریگروں نے اسے دیکھ کر تحریک حاصل کی اور مختلف طرح کی اشیاء کی نقاشی کا کام کرنے میں دلچسپی لینے لگے. وہیں شاہ ہمدان کے ساتھ ایران و وسطی ایشیا سے آئے سادات نے یہاں اس فن کو فروغ دیا. وقت گزرنے کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ اس کام کو سیکھنے لگے. کئی لوگ دستکاری سے پشتوں سے جڑے ہیں اور بنا سیکھے لوگوں کو اس کام میں مہارت بھی حاصل ہوئی اور یہ کام ان کے لیے ذریعہ معاش بن گیا. یہ تو ہینڈی کرافٹ ہے, میرے تو 10-15 سال ہو گیا یہ پیپر مشی کر رہا ہوں. یہ میرے کو بہت پسند ہے. تو کہاں پہ آپ نے یہ کام سیکھا؟ میں نے تو ایسا ہی سیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک وہ پیپر مشی کرتا ہے, میں نے اسی سے سیکھا یہ کیا ہوتا ہے. بالز سب کچھ, فلاور واز ہیں, ایلیفینٹ ہے, سب بناتے ہیں. پیپر ماشی سے ان خوبصورت نمونے بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے. یہ خوبصورت و دلکش فن پارے کاغذ سے بنتے ہیں جو کئی مراحل سے گزرنے کے بعد سانچے میں ڈھال دیے جاتے ہیں اور پھر ان پر رنگائی کے ساتھ ان پر کاریگر اپنے ہنر کا استعمال کرتا ہے. پیپر ماشی سے بنی اشیاء دیکھ کر شاید ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں کاغذ سے بنی ہیں. گزشتہ چند سال سے مقامی لوگوں میں شادیوں میں بارات کے استقبال اور دعوت پر آئے مہمانوں کو پیپر ماشی کے ڈبوں میں خشک میوے پیش کرنے کا چلن عام ہو گیا تھا. زیور کے ڈبوں سے لے کر سجاوٹ کا اعلیٰ سامان اس سے تیار کیا جاتا ہے جو بیرون ممالک ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں. پیپر میشی سے ریلیٹڈ وہ بھی ایک ایکو فرینڈلی تھا, اس میں بھی کسی طرح کی کوئی وہ نہیں تھی, اور روزگار بھی ایسا, پروڈکٹ کیپیسٹی بھی ایسی, پروڈکشن کیپیسٹی بھی ایسی, اور یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اس کی مطلب کچھ لمٹس تھے. ہمارے پاس ایسے بھی آرڈرز آئے ہیں, میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کم سے کم ایک ٹائم میں 3 لاکھ پلڈ باکسز آ گئے, اور میں نے کسٹمر کو لکھا کہ اس میں بہت سارے پہلے ٹائم لگے گا, کہ مطلب پہلے اس کی پروڈکشن سیمپلنگ کروانی پڑے گی, وہ ایک فیز ہوگا, پھر ہم ایک کلر کمبینیشن سیٹ کرنے ہیں, پھر دوسرا فیز ہوگا. لیکن میں نے جس حساب سے اپنے حساب سے وہ سوچا تھا کہ آرڈرز میں کم سے کم 9 مہینے لگیں گے, صرف 2 مہینے کے اندر وہ سارا جو ہے آرڈر کمپلیٹ ہو گیا. اس کام سے جڑے لوگوں کی چند سال پہلے تک اچھی کمائی بھی ہوا کرتی تھی اور کئی لوگوں نے اس کام میں نام اور مقام دونوں حاصل کیے. اس کام سے وابستہ لوگ اس قدر خوشحال ہوا کرتے تھے کہ کئی لوگ اس دور میں سرکاری نوکریوں سے انکار کیا کرتے تھے. یہ میں بتاؤں آپ کو 75 کی بات ہے, مجھے گورنمنٹ جاب مل گیا تھا, 300 روپیہ مہینہ کا تنخواہ مل رہا تھا, 300-350. لیکن اس دن تو 300-400 روپیہ ہم 2 دن میں کماتے تھے. یہ جب ہم کاریگری سیکھنے گئے تھے, پھر سیکھ لیا تو ہم نے, پھر ہم نے سوچا کیا ہم گورنمنٹ کی جاب کرے گا, ہم نے چھوڑ دیا. اس ٹائم تو اس کا بہت اپروچ تھا پیپر ماشی کا. جیسے ابھی ہمارا یہاں پہ وہ میریجز میں, فنکشنز میں وہ لوگ ہم چائنا کے وہ باکسز دیتے ہیں, فروٹ باؤلس. چائنا کی کیوں لینے ہم کو, وہ تو سارا مشین میں بنتا ہے, یوز اینڈ تھرو ہے. آپ ادھر کا یہ پیپر ماشی کا لیجئے, ابھی اس کی ٹرینڈ چل رہی ہے, لوگ لیتے ہیں ابھی پیپر ماشی کے. وہ براتیوں کو وہ دیتے ہیں گفٹ, جس میں ڈرائی فروٹ ہوتا ہے. اس میں آپ یہاں کا جو ہمارا اپنا ہینڈی کرافٹ ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کیجئے, اس کو آپ پریزنٹ کیجئے. آپ کیوں چائنا کے آئٹمز یہاں پہ وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں. لوگوں نے بھی کچھ سپورٹ نہیں کیا, تو گورنمنٹ نے تو وہ تو کیا ہی نہیں, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ سپورٹ نہیں کیا. ابھی اس کرافٹ پہ تو ہماری مار پڑ ہی رہی تھی, تو اس کے اوپر GST کی مار پڑ گئی. حالانکہ اس میں GST نہیں لگنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ پورا ہینڈ میڈ آئٹم تھا, اس میں کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تھا. تاہم وقت بدلنے کے ساتھ پیپر ماشی کے ساتھ وابستہ لوگ بدحالی کا شکار ہو گئے. کشمیر میں جاری حالات بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور اس کام سے وابستہ لوگوں کو اس کام کو خیر باد کرنا پڑا.
वहीं इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से दस्तकारों को बाहर के मार्केट से राबिता मुनक़त्ता हो गया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट J&K। आज के शुमारे में हम बात कर रहे हैं कश्मीर की दस्तकारियों की। यहां पे वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे को इस बार जल्द हाजिर होते हैं। शाह हमदान और उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें यहां पे बड़शाह के नाम से जाना जाता है, उनके दौर में यहां पे कई फनून के माहिर आए जिन्होंने यहां के लोगों के अंदर छुपे हुनर को समझा और उसे निखारा। उसके बाद यहां के कारीगरों ने नक्काशी के ऐसे बेमिसाल नमूने तराशे जिन्होंने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इन हुनरमंद हाथों ने बेजान लकड़ी पर नक्काशी कर उसे लाफानी कर दिया। कश्मीर को कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। खूबसूरत मनाजिर के साथ यहाँ के फल भी दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं कश्मीरी अखरोट भी मुल्क में आला मकाम रखता है। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अखरोट के पेड़ नजर आते हैं। खास तौर से गांव देहात में जहां ये कदावर दरख्त मेवा और गर्मी के दिनों में लोगों को राहत बख्शने वाला साया फराहम करता है। अखरोट के दरख्त को काटने के बाद इसकी लकड़ी नहीं सड़ती, बल्कि इससे यहाँ के कारीगर इसकी लकड़ी पर नक्श निगारी का काम करके इसकी हैयत बदल देते हैं। कश्मीरी अखरोट की लकड़ी से बनी मस्तूआत दुनिया भर में अपना नाम कमा चुकी हैं। अखरोट की लकड़ी को ये खासियत हासिल है कि इस पर किसी भी किस्म की नक्श निगारी की जा सकती है। कुर्सियों से लेकर डाइनिंग टेबल, बेड, स्टडी टेबल जैसे न जाने कितने और खूबसूरत अशिया इससे तराशी जाती हैं। हमारी जो वॉलनट वुड कार्विंग एक पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली डेड वुड यूज़ करते हैं, हम रॉ वुड यूज़ नहीं करते। जो डेड होता है उसको फिर हम बनाते हैं, या ये जो फर्नीचर बनते हैं इसमें इंटीरियर वगैरह में जाता है, बट ये सारा हैंड क्राफ्टेड होता है। इसके साथ बहुत सारे मतलब जो भी क्लास जुड़े हुए हैं, क्योंकि कारीगर लोग भी है, मतलब जो मशीन वाले जो होते जो मतलब इसकी जो कटिंग वटिंग करते हैं, और कारीगर पॉलिश वाले, मतलब ओवरऑल ये एक चेन होती है। इसमें सारे मतलब उस मेरे जो ग्रैंड फादर्स थे और फादर, उन्होंने बनाए थे जो सद्दाम हुसैन का स्टैचू भी बनाया है, महात्मा गांधी का भी। और यहाँ अगर हम बात करेंगे लोकल में, हमने जामिया मस्जिद का भी मोमेंटो बनाया था, उसका भी हमने बनाया था। श्रीनगर के शहर खास का नरवरा, सफा कदल और जडीबल में अखरोट की लकड़ी से तैयार होने वाले साजो सामान के कई कारखाने मौजूद हैं और आज भी इस काम के साथ पुश्त दर पुश्त कई लोग इस काम के साथ वाबस्ता हैं। नरवरा का मुरन खानदान वुड कार्विंग का काम गुज़िश्ता 200 साल से करते आ रहे हैं और मुल्क की तकसीम से कब्ल इनका एक कारखाना कराची में हुआ करता था। कुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम मोहम्मद यूसुफ के हाथों में ऐसा जादू है कि उन्होंने अखरोट की लकड़ी से अलग तरह का काम करके अपना मकाम बना लिया है। इन्होंने मेज, कुर्सी, डिब्बे वगैरह से ज्यादा वॉल हैंगिंग्स, जानवरों के मुजस्मों के साथ साथ इंसानों के मुजस्मे तराशने में आला किस्म की महारत हासिल की है। इनके हाथों अखरोट की लकड़ी में तराशे मुजस्मे आलमी सतह पर बिक चुके हैं। हैंडी क्राफ्ट जो है वो उनके खून में बसा हुआ है। वो क्राफ्ट जो सिकल आता है वो उनको पुश्तानी मिलता है और वो कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। अगर दिन में 8 घंटे 10 घंटे नहीं 2-3 घंटे भी कर लेते हैं तो उससे भी एक उनकी कमाई आ जाती है। मगर वी हैव टू गिव इट समवेयर ऑर्गेनाइज्ड, जो अभी तक नहीं हो पाया। और लेट्स उम्मीद करते हैं कि इसको एक क्लस्टर शेप दे दें हम, जिसको हम पिछले ज़माने में कहते थे कि हमारे यहाँ पे जैसे आप डाउनटाउन में देखेंगे हमारे मोहल्ले ऐसे होते थे। कोई सिर्फ रंगर स्टॉप, वाई वॉज इट फेमस फॉर रंगर स्टॉप, क्योंकि वहाँ पे आप अक्सर देखते थे तो यही लोग ज़्यादा इसके साथ। इसी तरह हर एक तबका एक इसी तरह हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, विलेजेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि पेपर मैशी का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है। अखरोट की लकड़ी पर नक्श निगारी के नमूने बाजार में काफी महंगे दामों बिकते हैं।
ताहम इससे जुड़े दस्तकारों की हालत नागुफ्तबे है। दस्तकारों से कम कीमत पर काम कराने के बाद कारोबारी लोग खूब मुनाफा कमाते हैं, जिसकी वजह से पुश्तों से इस काम के साथ वाबस्ता लोगों में दिलचस्पी कम हो रही है। कश्मीर में दीगर दस्तकारों की तरह अखरोट की लकड़ी पर नक्श तराशने वालों की हालत भी मायूस कुन है। दस्तकार खून पसीना एक करके नादिर नमूने तैयार करते हैं, ताहम न तो ये अच्छी कमाई कर पाते हैं और न ही मेहनत का सहरा इनके सर जाता है। वहीं दूसरी जानिब ताजिर बिरादरी दौलत और शोहरत दोनों हासिल करते हैं। कश्मीर चैम्बर का कहना है कि यहाँ की दस्तकारी सन्नत को फरोग देने के लिए क्लस्टर्स बनाने की जरूरत है। वहीं इनका कहना है कि यहाँ इसके लिए बाकायदा पॉलिसी की कमी है। श्रीनगर में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जिनके नाम यहाँ तैयार होने वाले मसनूआत से जुड़े हैं। इसमें ज़्यादा हम वो आर्टिस्टिक पीसेज जो लग्जरी आर्ट जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब फिगर्स बनते हैं, वॉल पैनल्स बनते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में लग्जरियस आर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा टूरिस्ट पे ही है, बट अगर अब लोकल की बात करें, लोकल का भी अच्छा खासा फ्लो है, ठीक ठाक है, उतना भी नहीं है, बट ये कि हमारा जो क्राफ्ट है काफ़ी हाई एंड होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसके लिए कुछ क्लास है जो मतलब जो लेते। लोकल का भी मेरे ख्याल से 20-30% का होगा, उतना ही है लोकल्स के लिए। लोकल का भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है इस चीज़ में, वुड कार्विंग में। अखरोट की लकड़ी से तैयार होने वाली चीजों की मांग ज्यादातर बैरून ममालिक में है और महंगा होने की वजह से मकामी लोग इसे खरीद नहीं पाते। ताहम कई लोगों की मईशत में आए सुधार से अब यहाँ भी कई लोग इन चीजों को खरीद कर अपने घरों की जीनत बढ़ा रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं, जितने भी हमारे लोग क्राफ्ट्स के साथ जुड़े हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑलरेडी होते हैं। इनका एक जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है उन दिनों ये अपना जो क्राफ्ट्स का काम होता है ये नहीं करते हैं। तो वी हैव टू कम अप विद सर्टेन पॉलिसीज वेयर एग्रीकल्चर इज वोंट सफ़र, वेयर आवर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर वोंट सफ़र। हमें कुछ ऐसा तरतीब करनी पड़ेगी। हमने कुछ पॉलिसी मैटर्स में गवर्नमेंट को सजेस्ट भी किया कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दें, अपने हॉर्टिकल्चर को भी। वुड कार्विंग के कारीगर हर दिन गुजरने के साथ कम हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह इससे हासिल होने वाली मजदूरी बताई जाती है। उधर कश्मीर चैम्बर ने इसके लिए इंतजामिया के साथ मिलकर इस सन्नत को पटरी पर लाने के लिए पॉलिसी वज़ा करने के लिए कई तजावीज़ भी मरकज के सामने रखी हैं। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को आगाज से ही कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और वहीं कश्मीर में जारी हालातों की वजह से भी ये बदहाली की ओर जा रही है और यहाँ पे इंटरनेट पे लगी पाबंदियों की वजह से ऑनलाइन सेल्स में काफ़ी गिरावट आई है। उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेट खुलने के बाद इस कारोबार के साथ वाबस्ता लोग फिर खुशहाली की ज़िंदगी बसर करेंगे और अपने कारोबार को जारी रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ दीजिए अपने मेज़बान सनम तसद्दुक और ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।